नमस्कार दोस्तों, मैं कविता मौर्य। स्वागत है आपका सीबीएस स्टडी पॉइंट में। मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ आज वो क्लास 9th का है, सेल्स, जो कि मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। सेल्स के बारे में मैंने बता दिया था, उसके जनक कौन है, उसकी खोज किसने की थी और उसकी मैंने परिभाषा भी बता दी थी। लेकिन आज मैं एक बार फिर से उसकी परिभाषा आप लोगों को बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि सेल्स के बिना हमारा जीवन किस तरीके से महत्वपूर्ण है। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। बिना सेल्स के हमारा जीवन सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। आइए तब हम देखते हैं। क्लास 9th का है बच्चों, कोशिका सेल पार्ट 2 है। देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे कोशिका की परिभाषा क्या है बच्चों। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो कोशिका होती है उसी से हमारे शरीर की जो क्रिया होती है, जो कार्य होती है, वो सेल्स से ही होता है। बिना सेल्स से हम कोई भी क्रिया या फिर कोई कार्य नहीं करते हैं। और क्या है उसकी रचनात्मक, किस प्रकार से कोशिका की रचना की गई है जो हमारे शरीर के लिए सही है। और आगे क्या है, और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखता है। और जो सेल होता है वो क्या करता है, स्वतः जनन की सामर्थ्य भी होती है, उसमें शक्ति भी होती है। इसके दूसरी परिभाषा के बारे में हम देखते हैं। यह विभिन्न पदार्थों का छोटा से छोटा संगठित रूप है। जो हमारा कोशिका होता है वो क्या करता है, वह विभिन्न पदार्थों का छोटा से छोटा संगठित एक रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम जीवन कहते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, उसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ निहित होती है। कुछ भी कार्य होता है विदाउट सेल के हम लोग नहीं कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमने तो ये परिभाषा बता दी, लेकिन इसको हम अपने शब्दों में अगर कहेंगे तो शरीर की जो क्रियात्मक, मतलब उसका कार्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं का एक समूह है और एक एक कोशिका मिलके हमारे शरीर का फॉर्मेशन करती है, यानी निर्माण करती है। बिना कोशिकाओं के हमारे शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। और यहाँ आप भी ये जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका का जो कार्य होता है वो अलग अलग होता है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती है, सारी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कुछ कोशिकाओं में प्रजनन में हेल्प लेती हैं, कुछ श्वसन में हेल्प लेती हैं, मतलब जितने भी हैं सब अलग अलग कार्य में भाग लेती हैं। चलिए बच्चों, जैसा मैंने आपको परिभाषा बता दिया और उसके बारे में मैंने डिटेल भी बता दिया, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और आइए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे सेल का डायग्राम बना दिया है, एक सेल का डायग्राम मैंने बना दिया है। आइए उसके बारे में हम बताते हैं। जैसा कि हमारा ये एक सेल है, मैंने क्या बना दिया है, एक सेल बना दिया है। अब सेल का जो सबसे बाह्य परत होता है, सबसे बाहरी परत होता है, ये जो आउटलाइन बाहर का गया है, ये सबसे बाहरी परत होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का मतलब होता है बाहर की एक दीवार, एक झिल्ली। जिस तरीके से हम बोरी वगैरह रखे रहते हैं तो बोरी में सामान भरते हैं, वो झिल्ली का काम करता है कि जो सामान झिल्ली के अंदर हो वो बाहर ना जाए। आप लोग सामान्य भाषा में जानते ही हैं झिल्ली क्या होता है, बोरी से भी रिलेटेड ले सकते हैं। तो वही है कोशिका झिल्ली। ये क्या करती है, अंदर के जितने भी कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ है, जितने भी मैटर है, उसको बाहर आने से रोकती है। ये कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। अब उसके अंदर आइए देखिए कि ये है न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। केंद्रक क्या है, केंद्रक एक पदार्थ है। इस केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य भरा होता है। इस केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। अब इस केंद्रक द्रव्य के बीच में और कोशिका झिल्ली के बीच में एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। इसी जीव द्रव्य के बीच में बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे आपके हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, और आपका राइबोसोम हो गया, आपका गोल्जी काय हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। ये सब क्या है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले उसके अंग हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। अब देखिए, अगर सिर्फ कोशिका अकेले हो, इसके अंदर कोई भी कोशिकांग ना हो, तो ये जो कोशिका है, सिंगल सेल है, वो अपना कार्य नहीं कर पाएगा।
देखिए बच्चों, जैसे मैं एक उदाहरण देके बताती हूँ कि जैसे ये हमारा शरीर है, हम अपने शरीर को मान ले रहे हैं कि हमारा पूरा कोशिका है। अगर हमारे शरीर में हाथ अपना काम ना करे, मुंह अपना ना काम करे, आँख अपना काम ना करे, तो क्या हमारा बॉडी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। लाइक दैट, इसी प्रकार सेल भी होता है। जो सेल होता है उसके अंदर जीव द्रव्य में बहुत सारे अंगक होते हैं जो क्या करते हैं, सेल की एक्टिविटी, उनके क्रियाकलाप को बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से कोशिका अपना क्रिया करता रहता है। आइए हम और आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको कोशिका के बारे में बता दिया है, जीव द्रव्य बता दिया है, केंद्रक बता दिया है, कोशिका झिल्ली बता दिया है। एक बात और है कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका झिल्ली दोनों को मिला के, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। अब देखिए, मैंने बीच बीच में जो शॉर्टकट लिख दिया है, जैसे एम लिख दिया है, एन लिख दिया, ई आर लिख दिया, आर जी, इसका मतलब है अब बता ही दिया है मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, एल से आर से राइबोस होता है, गाल्जी बॉडी, गाल्जी का है। तो आप इसको अपना फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट लिख दिया है इसको सिर्फ समझाने के लिए, वो आप अपने से कर लीजिएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं किनारे हट जा रही हूँ। तो आइए बच्चों, अब हम कोशिकांग के बारे में देखते हैं, कोशिकांग के बारे में समझते हैं, देखते हैं ये क्या है आखिर कोशिकांग, क्या ज़रूरत है इसको कोशिका में रहने की। अगर ये क्या कोशिका में नहीं रहेगा तो क्या काम नहीं चल पाएगा कोशिका का? क्या इतनी भी ज़्यादा क्या ज़रूरत है? तो आइए इसी को देखते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका का अंग, यानी सेल में जो कोशिकांग के अंग है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है, कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। ये कह रहा है, जो ये लाइन है वो कह रहा है कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। अगर कोई एक कोशिका है तो उसके अंदर बहुत ढेर सारे घटक हैं, उसी घटकों से मिलकर उस कोशिका का निर्माण हुआ है। जैसा कि बच्चों पहले ही बता चुके हैं, कोशिका में कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे आपका जीव द्रव्य हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया। ये सब क्या है? ये सब एक घटक हैं जो कोशिका के निर्माण में सहायता करते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। कह रहा है कि हमारे कोशिका में जितने भी अंगक होते हैं, चाहे लाइसोसोम हो गया, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, चाहे गाल्जी बॉडी हो गया, चाहे इरेक्टिकुलम हो, एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम हो गया, इनका एक अपना विशिष्ट काम होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम हो गया? ऊर्जा प्रदान करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या हो गया? सेल में ऊर्जा प्रदान करना। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा मिलता है तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया अपना वर्क नहीं करेगा तो हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होगा। और देखिए दूसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है बच्चों? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगर ये सारे घटक अपना कार्य नहीं करेंगे सुचारू रूप से तो सेल भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो ये सब उनके घटक हैं जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। इसको एक सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो अपने शरीर से ले लीजिए कि जैसे हमारे शरीर के कौन कौन से घटक हो गए, आपके हाथ हो गए, कान हो गए, आँख हो गए, नाक हो गए, मुंह हो गए, ये सब मिला के ही तो शरीर बना है। उसी तरीके से एक सिंगल जो कोशिका होती है उसमें जितने भी घटक हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी का, ये सब क्या है? घटक हैं। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब है तीसरा है, कोशिकांग के कारण ही कोशिका को हम जीवित संरचना कहते हैं। कहने का मतलब ये है जो कोशिकांग है, जो भी अभी मैंने जो बताया, जितने घटकों का नाम लिया है, उसी के कारण कोशिका क्या होता है? एक जीवित संरचना होती है। जैसा कि हम जानते हैं, चाहे जो भी एनिमल हो गया, चाहे प्लांट हो गया, उसके अंदर सेल होता है और सेल में ये सारे घटक होते हैं। तो इनके कारण ही हम, या फिर जो जंतु होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं, वो जीवित रहते हैं। अगर ये घटक ना हो तो वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, वो उनकी जो संरचना है वो मतलब जीवित नहीं होगी, नॉन लिविंग हो जाएगी। तो मेन जो वर्क है हमारे कोशिकांग का है, जो कोशिका को क्या करती है? जीवित रखती है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों आप लोगों ने पीछे का जो इसको उतार लिया है, तो आगे हम देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि कोशिका को ही सबसे छोटी इकाई क्यों कहते हैं, क्यों उसको एक छोटी इकाई कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोशिका को ही सबसे छोटी इकाई क्यों कहा जाता है। ये एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उसको ही सबसे छोटी इकाई क्यों कहा जाता है। क्योंकि कोशिका के अंदर तो बहुत सारे अंगक होते हैं, तो उन्हें ही कोशिकाओं की सबसे छोटी इकाई क्यों नहीं कहते हैं। देखो बच्चों, परिभाषा में तो हर कोई बता देता है कि कोशिका को ही सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये नहीं बताते। तो हम आज ये बताएंगे कि कोशिका को ही सबसे छोटी इकाई क्यों कहा जाता है। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने किया था, आपको पहले से ही पता है। और माइक्रोस्कोप जो होता है वो क्या करता है, कोशिका को देख सकता है। जो माइक्रोस्कोप होता है वो कोशिका को देख सकता है, उससे हम कोशिका को देख सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जो 1,80,000 गुना अधिक माइक्रोस्कोप से ज़्यादा देख सकता है। कितना? 1,80,000 गुना ज़्यादा देख सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि जो कोशिका होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप, अब देखिए पहले सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी, जिससे हम क्या करते थे, सिर्फ सेल को देख पाते थे। सेल के अंदर पाए जाने में जितने भी घटक थे उसको हम उस माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते थे, क्योंकि उनके अंदर जो घटक था वो माइक्रोस्कोप इतनी उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स को देख सके। उसके बाद खोज हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या किया, वो 1,80,000 गुना माइक्रोस्कोप से अधिक देखता था। अधिक देखने का मतलब बच्चों कि कोशिका के अंदर जितने भी घटक हैं, चाहे लाइसोसोम हो गया, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, चाहे गोल्गी बॉडी हो गया, उनको उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से देख पाएँ कि उसके अंदर क्या क्या घटक है। अदरवाइज हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से उसके अंदर नहीं देख पाते थे। तो आगे क्या होता है बेटा, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे देख लिया इसको कि इसके बहुत सारे अंगक होते हैं। जो अंगक है, जीव द्रव्य हो गया, कोशिका भी द्रव्य हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ये सब क्या है, उसके अंगक हैं, कोशिका के अंगक हैं। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे सवाल था हमारा कि कोशिका को भी सबसे छोटी इकाई क्यों कहा गया है। क्यों कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भिन्न भिन्न घटक हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इसको क्यों नहीं हम कह दिए कि सबसे छोटी इकाई। भाई ये भी तो सबसे छोटी इकाई है, छोटे छोटे इकाई हैं, इसको भी तो हम छोटी इकाई बोल ही सकते थे। लेकिन हमने इसको छोटी इकाई न कह के पूरे सेल को कहा है कि ये सबसे छोटी इकाई होती है, न कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो उसको। देखिए जो कोशिका होती है, जो एक कोशिका होती है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो अकेले ही सारी एक्टिविटी, सारी क्रियाकलाप को आसानी से कर सकती है। तो आइए हम देखते हैं कि आपने देख लिया, वहाँ पे मैंने बता दिया कि जो सेल्स है वो क्या करती है, अकेले ही सारे कार्य को संपन्न कर देती है। जैसे कि अगर हम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को बोल दें कि आप सिर्फ क्या कहते हैं कि सिर्फ एनर्जी को गेन कीजिए, सिर्फ एनर्जी प्रदान कीजिए, या फिर राइबोसोम को बोल दीजिए अकेले वो प्रोटीन का संश्लेषण करे, तो क्या वो अकेले कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको कोशिका की सबसे छोटी इकाई हम नहीं बोलते हैं। वो अकेले, ये लोग अकेले अपना कार्य नहीं कर सकते, ये लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग में कार्य करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलें कि ये जो घटक है वो कार्यात्मक या फिर संरचनात्मक इकाई नहीं है। अगर कोई है तो वो है सेल्स है, क्योंकि सेल्स ही ऐसा है जो अपनी सारी एक्टिविटी को आसानी से कर लेती है। आगे देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है कि एक ही सेल पाया जाता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जैसे आपका अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, उसमें क्या था, एक ही सेल था। क्या था? एक ही सेल था, एक ही कोशिका थी, और यो एक ही कोशिका से वो सारी क्रिया करती थी, प्रजनन भी करती थी, श्वसन भी करती थी, रेस्पायरेशन जिसको हिंदी में श्वसन कहते हैं, जनन भी करती थी। यानी जितनी भी एक्टिविटी उस कोशिका द्वारा
की जा सकती है वो सारी करती थी, उसको किसी अदर कोशिका की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो एक ही कोशिका के द्वारा वो सारा अपना एक्टिविटी पूरा कार्य कर लेती थी। तो क्या है, जो एक जो सेल है, जो कोशिका होती है, वो कंप्लीट इकाई है। कोशिका क्या है, एक कंप्लीट इकाई है, एक ही कोशिका सारा कार्य कर लेती है। तो आगे आइए देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटे हैं। पहले क्या है, कोशिका झिल्ली। जैसा कि मैंने कोशिका झिल्ली बता दिया है, कोशिका झिल्ली मैंने बता दिया है। देखिए, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के बाहर की दीवार कोशिका झिल्ली कहलाती है। जैसे मैंने ये बना दिया था, इसके बाहर की जो दीवार है ये बहुत ही मुलायम होती है। क्या होती है, बहुत ही मुलायम होती है और पतली होती है। इसी को क्या कहते हैं हम, कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या है, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर जो भी द्रव्य पाया जाता है इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब कोशिका झिल्ली के जो कार्य है उसको और जीव द्रव्य ये हम नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार।